नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं स्वाति जनकावत, आपकी ड्राइंग टीचर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ 2 मौर्य काल से गुप्त काल की भारतीय कला के संबंध में पढ़ाऊंगी। बच्चों, यहाँ पर हम चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक में उत्पन्न महत्वपूर्ण साम्राज्यों के अंतर्गत जो भी हमें वास्तुकला और मूर्तिकला के उदाहरण मिले, हम उन सब के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि चौथी शताब्दी से छठवीं शताब्दी के मध्य महत्वपूर्ण साम्राज्यों में जो पहला महत्वपूर्ण राजवंश था बच्चों, वो था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य वंश की नींव रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रतापी और कला प्रिय शासक था। इसने अपने इस साम्राज्य के दौरान बहुत ही सुंदर कलात्मक वास्तुकला के बेजोड़ नमूने प्रस्तुत किए थे। बच्चों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने पहली बार भारत में केंद्रीय शासक के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद कलाप्रिय व्यक्ति था, अतः इसने कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु बच्चों, इसी वंश का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक रहा सम्राट अशोक। जो अशोक थे, इन्होंने बहुत ही सुंदर वास्तुकला के उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। बच्चों, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार करा था और बौद्ध धर्म की स्वीकृति के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने बहुत ही सुंदर वास्तु संरचनाएं स्थापित की। इनमें बहुत से मठ, विहार और स्तूप इनके द्वारा बनाए गए थे। जो सम्राट अशोक थे, ये बहुत ही महान और कलाप्रिय शासक थे, तो इन्होंने पत्थर से बहुत ही सुंदर स्तंभों की भी रचना करवाई थी। बच्चों, इन स्तंभों को इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये जो स्तंभ संरचनाएं हैं इतिहास में बड़ी ही विशिष्ट संरचनाओं के रूप में मौजूद थी। इनका आकार, प्रकार और उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अशोक की नीति विचारों के प्रचार के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों, नगरों में बड़े चौराहों और तिराहों पर इन स्तंभों को गाड़ा जाता था और इनके ऊपर अशोक के विचार और बौद्ध संबंधी विचार इस पे लिखे जाते थे। अतः शिलालेखों के रूप में भी इनकी इतिहास में अपनी ही एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अशोक द्वारा दो महत्वपूर्ण स्तूप, सांची और भरूच की भी रचना की गई थी। सांची का जो शुरुआत है वो अशोक द्वारा किया गया, आगामी शुंग और सातवाहन शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया था। बच्चों, सम्राट अशोक के बाद में कुषाण साम्राज्य अस्तित्व में आया। जो कुषाण साम्राज्य था बच्चों, इसके महत्वपूर्ण शासकों में जो कनिष्क था, वह सबसे शक्तिशाली इस राजवंश का शासक रहा। कनिष्क भी कलाप्रिय शासक था और इसकी सबूत, साक्ष्य हमें हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं। जो कनिष्क था बच्चों, इसने अपने समय में वास्तुकला और साहित्य, मूर्तिकला में के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कनिष्क के पश्चात बच्चों, यह जो कनिष्क था, इसके बाद में कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद में श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इस गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसने बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और यह अपने समय का प्रसिद्ध व कलात्मक साम्राज्य इसके द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त साम्राज्य में ही वास्तुकला, साहित्य, ज्ञान विज्ञान और मूर्ति कला का भी बहुत विकास हुआ था। यह समय कला की दृष्टि से और ज्ञान विज्ञान सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ यह बड़ा ही समृद्ध और शांति प्रिय राजवंश था। अतः इस गुप्त काल के समय को कला की दृष्टि से हमारे इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम इस चौथी से छठी शताब्दी के मध्य बहुत से कलात्मक साक्ष्यों की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, जिनमें मौर्य काल, शुंग काल, वाकाटक, सातवाहन
और गुप्त साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम इन्हीं सभी साम्राज्यों के अंतर्गत हमें जो बहुत ही विशिष्ट कलात्मक सामग्रियां प्राप्त हुई, हम उनके संबंध में चर्चा करते हैं। बच्चों, इसी समय की हमें सबसे महत्वपूर्ण एक कलाकृति मिली, वह थी ये सारनाथ का सिंह शीर्ष। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों में बच्चों सारनाथ का यह सिंह शीर्ष स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका यह ऊपरी भाग, शीर्ष भाग हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई देता है। बच्चों, यह तो केवल शीर्ष भाग है। अशोक द्वारा जो स्तंभ बनाए जाते थे बच्चों, उन स्तंभों के 3 भाग होते थे, जिनमें ऊपरी यह शीर्ष भाग होता था, यह सबसे लंबा मध्य भाग स्तंभ खंबा कहलाता था और नीचे का ये आधार भाग होता था। इस आधार भाग का बहुत ही महत्व था, चूंकि इसका कुछ अंश जमीन में गड़ा रहता था तो कुछ अंश ऊपर की तरफ रहता था। यह जो मध्य भाग था बच्चों, जिसे स्तंभ कहा जाता है या खंबा कह सकते हैं इसे, यह भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके मध्य पाषाण शिलालेख टांगे जाते थे और इसका सबसे कलात्मक और महत्वपूर्ण भाग होता था शीर्ष भाग। जैसा कि हमारे सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग का चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाम से, शीर्षक से ही पता चल गया, सिंह शीर्ष स्तंभ अर्थात सिंह की आकृति मूर्ति इस स्तंभ शीर्ष भाग पर बनी थी। यह जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है बच्चों, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया और अशोक के शासनकाल में बना है। यह लगभग 272 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य काल के अंतर्गत बनाया गया था। यह जो सिंह शीर्ष है बच्चों, यह 213.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। वर्तमान में यह सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रखा गया है। यह जो सिंह शीर्ष है बच्चों, सारनाथ में स्थित है और सारनाथ का यह सिंह शीर्ष अपने आप में बहुत विशिष्ट है, क्योंकि यह बलुआ पत्थर से अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया और यह अशोक ने हिरण पार्क में मृगादवा नामक स्थान पर स्थापित करवाया था। यह जो स्तंभ था बच्चों, यह हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा खोजबीन में 1905 में खुदाई में मिला था और इस स्तंभ के संबंध में हमारे विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इस स्तंभ का जो शीर्ष भाग है, यह लगभग 7 फीट था। हेनशांग जब भारत आया था तब उसने भी इस सारनाथ स्थान की यात्रा की और उस समय इन्होंने इस स्तंभ को देखा और इसका वर्णन अपने वर्णन में किया है। उनके अनुसार यह जो शीर्ष स्तंभ है, यह 70 फीट ऊंचा था और इस पर बहुत ही विशिष्ट, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली पॉलिश चमक मौजूद थी। साथ ही साथ उनके वक्तव्य के अनुसार यह भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश वाले स्थान पर स्थापित किया था। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, बोधिसत्व वे बन गए, तो बुद्ध प्राप्ति के पश्चात उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। वहीं पर यह स्तंभ स्थापित किया गया है। बच्चों, अगला उदाहरण लेते हैं हम दीदारगंज की यक्षिणी। यह है यक्षिणी की मूर्ति। बच्चों, इसे चवर धारिणी भी कहा जाता है। चवर एक प्रकार का पंखा झलने जैसा साधन होता है, जिसे देवी देवताओं की मूर्तियों, राजाओं या प्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों के ऊपर पंखा झलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी है हमारी ये चवर धारिणी या दीदारगंज की यक्षिणी। इस यक्षिणी नारी आकृति के हाथों में चंवर जैसा एक पंखा झलने जैसा साधन मौजूद है, इसलिए इस नारी आकृति का नाम रख दिया गया दीदारगंज की यक्षिणी अथवा चंवर धारिणी। यह जो यक्षिणी की मूर्ति है बच्चों, यह बलुआ पत्थर में मौर्य काल की 3वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यह दीदारगंज, बिहार, पटना में स्थित है। इसकी ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर की है और यह पटना संग्रहालय में बिहार में आज भी सुरक्षित रखी गई है। यह जो दीदारगंज की यक्षिणी है बच्चों, यह नारी आकृति की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। 3वीं शताब्दी में अशोक काल के समय में बनाई गई ये श्रेष्ठ मानव या नारी मूर्तियों में एक गिनी जाती है। यह जो यक्षिणी है बच्चों, आदम कद में बनाई गई है, अर्थात आदम मनुष्य, आदमी के कद की, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य मानव का कद होता है वह उसी हूबहू कद में बनाई गई, अर्थात ये लगभग 5 फीट की ये मूर्ति बनाई गई है। दानेदार पलवा पत्थर की बनी हुई यह मूर्ति अपनी शीशे जैसी पॉलिश के लिए जानी जाती है। इस पे बहुत ही सुंदर चमकदार पॉलिश की हुई है।
यह जो मूर्ति है बच्चों, भारतीय कला की मोनालिसा के रूप में मानी जाती है। विद्वान इस मूर्ति के लिए कहते हैं कि न तो इससे पहले और न ही इसके बाद ऐसी मूर्ति हमें हमारे मूर्ति कला के इतिहास में देखने को मिलती है। अतः यह बहुत ही श्रेष्ठ मूर्तियों में मानी गई है। अगला उदाहरण लेते हैं हम बच्चों, सांची का स्तूप। यह है सांची का स्तूप। यह सांची का स्तूप अपने समय का बेहतरीन स्तूप है। यह मौर्य काल में अशोक द्वारा स्थापित किया गया और आगामी राजवंशों द्वारा यह पूर्ण किया गया था। इसका आकार, प्रकार, इसकी संरचना अपने आप में अद्वितीय है और बच्चों यह वास्तुकला की बेजोड़ कलाकृतियों में गिना जाता है। यह जो स्तूप है यह भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्थापित किया गया था। इस स्तूप में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का, मूर्तियों का अंकन किया गया है। यह मूर्ति कला का एक बेजोड़ नमूना है। साथ ही साथ यह कल्पना शक्ति का भी एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। बच्चों ये जो सांची का स्तूप है इसे महास्तूप भी कहा गया है। यह बलुआ पत्थर से बना गया है और शुंग की 3वीं शताब्दी पूर्व प्रथम शताब्दी तक इसका निर्माण किया गया था। यह 36 मीटर आकार का है। साथ ही साथ यह सांची जिला रायसेन मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। यह जो स्तूप है बच्चों, यह अशोक के द्वारा बौद्ध परंपरा के अंतर्गत बनाए गए स्तूप और विहारों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इसकी स्थापना अशोक द्वारा की गई, परंतु इसका आगामी जो निर्माण है शुंग वंश के द्वारा किया गया था। यह जो स्तूप है यह मौर्य वंश के पतन के पश्चात शुंग और सातवाहन शासकों के सत्ता में आने के बाद में उनके द्वारा पूर्ण किया गया। ये जो दोनों राजवंश थे बच्चों, ये दोनों ही ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजवंश थे, परंतु ये धार्मिक सहिष्णुता को धारण करते थे। अतः इन्होंने इन स्तूपों को पूर्ण करवाया और इनकी कलात्मकता में अपना योगदान दिया। ये दोनों ही राजवंश बच्चों बौद्ध धर्म का भी आदर करते थे। अगला बच्चों, ये जो स्तूप है सांची का, यह भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया है। साथ ही साथ इनके ऊपर अर्धवृत्ताकार 4 तोरणदारों और श्रेष्ठ कल्पना युक्त वास्तु संरचना का यह एक बेजोड़ उदाहरण है। बच्चों तोरण द्वार क्या होता है? दरवाजे पर लहराती हुई लाइन जैसी पत्थर से बनी हुई डिजाइन इसके ऊपर बनाई जाती है, तो ये होता है प्रवेश द्वार वाले तोरण द्वार। यह जो सांची का स्तूप था बच्चों, इस पर चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए और प्रत्येक तोरण द्वार अपने एक अधिष्ठाता देवता को समर्पित है। यह जो उल्टे कटोरे जैसा आकार था बच्चों भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्थापित किया गया, इसमें इस स्तूप के उल्टे कटोरे जैसे आकार पर जातक कथाओं का अंकन किया गया। भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं को बच्चों जातक कथाएं कहते हैं। उन्हीं कथाओं का अंकन इस स्तूप के रेलिंग पर और अन्य भाग पर किया गया था। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर जैन धर्म के जो विभिन्न तीर्थंकर थे उनमें से भगवान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनकी यह प्रतिमा है। यह जो जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है बच्चों लाल बलुआ पत्थर से गुप्त काल में बनी और यह 5वीं शताब्दी में बनाई गई गुप्तकालीन मूर्तिकला शैली का एक उदाहरण है। यह मूर्ति बच्चों 95 गुना 60 सेंटीमीटर की बनाई गई थी और यह राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रखी गई है। यह जो जैन तीर्थंकर की मूर्ति है बच्चों, यह मथुरा से प्राप्त हुई है और वज्र पर्याकासन मुद्रा में बनी हुई है मूर्ति है। यह भगवान महावीर की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह जो मूर्ति है बच्चों भगवान महावीर जो कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे उनकी है और यह ध्यान मग्न अवस्था में चौकोर चबूतरे पे बैठे हुए भगवान महावीर हैं और उनकी यह मूर्ति विचार भावों में मग्न और पवित्र वस्तुओं से युक्त बनाई गई है। भगवान महावीर जो कि निर्वाण मोक्ष के पक्षधर थे, वे त्रिरत्नों में अर्थात विश्वास, उचित कर्म और सत्यता पर बल देते थे। उनकी यह मूर्ति बड़ी सटीक और उस समय की श्रेष्ठ मूर्ति कला के उदाहरण स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत थी। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम बैठी हुई अवस्था में भगवान बुद्ध की मूर्ति।
बैठी हुई अवस्था में ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति। इनके आकार प्रकार को देखकर ही हम उनकी इस मूर्ति कला की गुणवत्ता का अंदाजा लगाते हैं कि कैसे शांत भाव में यह भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, कैसे उनके अंग प्रत्यंग, हाथों की मुद्रा और उनका यह पद्मासन आकार अपने आप में विशिष्ट है। भगवान बुद्ध की यह जो मूर्ति है बलुआ पत्थर सारनाथ में बनी हुई है। यह गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी में बनाई गई और यह 160 सेंटीमीटर गुप्तकालीन शैली की एक उन्नत मूर्ति है और यह सारनाथ संग्रहालय सारनाथ मध्य प्रदेश में सुरक्षित रखी गई है। यह जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है बच्चों 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में बनाई गई और गुप्तकालीन मूर्ति कला के एक श्रेष्ठ नमूने के रूप में मानी जाती है। यह भगवान बुद्ध की मूर्ति बच्चों पद्मासनस्थ अवस्था में बनाई गई है, विशेष मुद्रा में ये मूर्ति बनाई गई है। ये जो भगवान बुद्ध थे बच्चों बड़ी ही शांत मुद्रा में गंभीर मुखमंडल के साथ धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, उनके जो हाथों की स्थिति है बच्चों उसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा गया है। बड़ी ही ध्यानस्थ अवस्था में आधी खुली आंखों के साथ इनको अंकित किया गया है। इनके जो घुंघराले बाल हैं वे अपने आप में विशिष्ट हैं। साथ ही साथ बच्चों इनके सिर के पीछे एक गोल अंडाकार आकार बनाया गया है, इसको प्रभामंडल कहते हैं। यह जो प्रभामंडल बनाया जाता था यहाँ पर अलंकृत बनाया गया है। बच्चों प्रभामंडल अलंकृत और सपाट दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध के पीछे यह अलंकृत प्रभामंडल देखने को मिलता है और इसके दोनों ओर उड़ते हुए देवगण इसमें नजर आते हैं। ऐसे ये जो भगवान पद्मासनस्थ अवस्था में भगवान बुद्ध थे, इन पर अलंकृत आसन युक्त इनको बनाया गया और साथ ही साथ इन्होंने पारदर्शी संघाटी शॉल नुमा वस्त्र भी धारण कर रखा है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम। बैठी हुई अवस्था में भगवान बुद्ध गांधार शैली में बने हुए, यह है भगवान बुद्ध की दूसरी मूर्ति। यह जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है बच्चों यह लाल बलुआ पत्थर में कुषाण कालीन मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। गांधार शैली का ये अपना एक उत्तम उदाहरण है। यह राजकीय मथुरा उत्तर प्रदेश के संकलन में मौजूद है। यह जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है बच्चों गांधार शैली की बनी हुई है, साथ ही साथ लाल बलुआ पत्थर में बनी हुई पॉलिश युक्त यह मूर्ति बहुत विशिष्ट मानी गई है। कुषाण कालीन यह भगवान बुद्ध की मूर्ति बच्चों घुंघराले बालों से युक्त आधे खुले नेत्र ध्यानस्थ अवस्था में बनाई गई है। इसमें भी बच्चों अलंकृत अर्थात बेल बूटों की डिजाइन युक्त इसमें प्रभामंडल भी बनाया गया है। इसमें भी बच्चों पारदर्शी और सलवटदार संघाटी अर्थात शॉल नुमा वस्त्र इस मूर्ति में भी बनाया गया है। सलवटदार इनका जो यह शॉल जैसा वस्त्र है बच्चों इस मूर्ति को बड़ा ही सजीव बना देता है। साथ ही साथ यह गांधार शैली की यह तो प्रतिमा महत्वपूर्ण थी परंतु इसी गांधार शैली में हमें बहुत से यक्षों की खड़ी मूर्तियां भी मिलती हैं। भगवान बुद्ध की और भी मूर्तियां मिलती हैं। साथ ही साथ बोधिसत्व अर्थात भगवान बुद्ध के जो अलग अलग रूप थे उन बोधिसत्वों की भी अलग अलग मूर्तियां हमें इस गांधार शैली में देखने को मिलती हैं। बच्चों हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। यह पाठ आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगले पाठ में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।